यदि आप एक मजबूत मकान बनाना चाहते हैं तो उस मजबूत मकान के लिए आपको एक मजबूत नींव भी रखनी होती है। यदि आप अपना मकान का मजबूत नींव ही नहीं रखेंगे तो आपका मकान भी कमज़ोर पड़ जाएगी। और यह बात कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट बैठती है हमारे झारखंड के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई दर्पण। आपके साथ में हूँ अशोक यादव। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जो काफ़ी हद तक डेवलप्ड हैं, काफ़ी हद तक आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं जो काफ़ी हद तक डेवलप्ड हैं। परंतु हमारे देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी हद तक लाचार खड़े नज़र आ रहे हैं, जैसे हमारा एक झारखंड भी है। चलिए हम बात करते हैं झारखंड के बारे में। हमारा राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। परंतु आज मैं आपसे ये बात नहीं करूँगा कि बिहार से झारखंड अलग क्यों हुआ था। आज मैं आपको झारखंड की आर्थिक स्थिति से रूबरू कराना चाहूँगा। चलिए हम समझते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि झारखंड इस स्थिति तक आ गई है कि यहाँ का जनता देश में सबसे अधिक गरीब है, जबकि हमारा राज्य झारखंड देश में सबसे अमीर माना जाता है। और सबसे अमीर इसलिए माना जाता है कि हमारे देश में झारखंड एक लौता ऐसा राज्य है जिसके पास 40% खनिज अकेले झारखंड के पास है। झारखंड अकेले इस देश को 40% खनिज निकाल के देती है। वहीं वैश्विक स्तर पर यदि देखें तो झारखंड अकेला जर्मनी के बाद सबसे बड़ा माइनिंग हब है। फिर भी यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आम जनता सबसे अधिक गरीब स्थिति में है। यहाँ का युवा सबसे अधिक बेरोजगार है। तो ऐसा क्या कारण है, आइए हम इसे समझते हैं इतिहास से। 1952 ईस्वी में पंडित नेहरू द्वारा एक पॉलिसी लाया गया था। उस पॉलिसी का नाम था फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। यही वो पॉलिसी है जिस वजह से हमारा झारखंड बिहार आज इस गरीब स्थिति में खड़ा है। आखिर क्या है यह पॉलिसी, आइए हम समझते हैं। इस पॉलिसी के अनुसार यदि कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग लगाना चाहता है तो वो अपना उद्योग कहीं भी लगा सकता है देश भर में। उसे पूरे देश में सेम कीमत पे कोयले मिल जाती थी जिस कीमत पर उसे उस वक्त के बिहार में मिला करती थी। यानी कि उस वक्त हमारा झारखंड बिहार में हुआ करती थी, इसलिए हम यहाँ पे बिहार का जिक्र कर रहे हैं। जिस कीमत पे बिहार में उसे कोयला मिला करती थी, सेम कीमत पे उसे दूसरे राज्य में भी मिल जाया करती थी, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में। यदि कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग लगाता है तो उसे निर्यात करना भी एक उसका उद्देश्य होता है। यदि वो निर्यात करना चाहता है तो ऑफकोर्स हर उद्योगपति चाहेगा कि अपना उद्योग कोस्टल एरिया में ही लगाए, क्योंकि वहाँ से उसे ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है। इस पॉलिसी के अनुसार हमारे केंद्र सरकार ने हमारे बिहार सरकार से कहा कि आप हमें कोयले दीजिए, और केंद्र सरकार ने सेम कीमत पर दूसरे राज्यों में दूसरे उद्योगपतियों को इस कोयले को पहुँचाया। आप खुद एक बार सोच के देखिए कि किसी राज्य में जो भी वस्तु मिल रही है सेम कीमत पर दूसरे राज्य में मिल जा रही है, तो वो उस राज्य में क्यों जाएगी जहां से उस वस्तु का निर्माण हो रही है, जहां से उस वस्तु का उत्पादन हो रही है। क्या उस वक्त हमारे केंद्र सरकार दूसरे राज्यों से जो वस्तु इंपोर्ट होकर के बिहार में आया करती थी, क्या उस पर इस तरह का पॉलिसी लाई गई थी? बिल्कुल नहीं लाई गई थी। यह पॉलिसी सिर्फ यहाँ के खनिज संपदा को लूटने के लिए किया गया था। जी हाँ, मैं इसे लूटना ही बोलूँगा, क्योंकि इसे मैं किसी भी रूप से एक सही पॉलिसी नहीं मानता हूँ। और हमारे देश में बोला जाता है कि पंडित नेहरू द्वारा बहुत सारे गलतियाँ किए गए थे, और उन्हीं गलती में से एक यह भी बहुत बड़ा गलती है जिस वजह से हमारा झारखंड बिहार आज एक गरीब राज्य बनकर रह गया है। ये तो बात हो गई 1952 से लेकर 1993 तक, चूँकि ये पॉलिसी 1993 तक इस देश में लागू थी हमारे झारखंड के लिए। 1993 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा झारखंड फिर भी तरक्की नहीं कर पाई। जब हमारा राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ, उस वक्त हमारा राज्य का जो पहला मुख्यमंत्री था वो था बाबूलाल मरांडी, और उस वक्त उनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया था। परंतु उसके बाद झारखंड में ऐसा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई जिस वजह से झारखंड तरक्की की राह देख ही नहीं सकी। आप यह जानकर हैरान होंगे कि हमारे राज्य झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुकी है, 14 सरकारें बदल चुकी है और 6 मुख्यमंत्रियां बदल चुकी है।
जिस राज्य में इतना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, भला वो राज्य कैसे तरक्की कर सकता है। हमारे राज्य का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा जी, जो 2006 से 2008 तक रहे थे। परंतु इनके द्वारा जो घोटाले किए गए थे, वो घोटाले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि इनके द्वारा कुल 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था उस वक्त। उसमें से 4,000 करोड़ स्वयं मधु कोड़ा जी ने रिश्वत लिया हुआ था। और ये सारा आरोप सिर्फ एक मधु कोड़ा जी के ऊपर नहीं लगा था, इस राज्य के बहुत सारे नेता और अफसर पे भी लगा था। परंतु इस घोटाले में सिर्फ कुछ ही नेताओं को और अफसरों को सम्मिलित किया गया, जिसे दोषी पाया गया उसे जेल भेजा गया और मधु कोड़ा जी के ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मुझे ये जानकर हैरानी होती है कि जिस नेता के द्वारा 34,000 करोड़ का घोटाला किया गया, उसके ऊपर मात्र 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। भला कोई नेता क्यों चाहेगा कि वो घोटाला ना करे, क्योंकि उसे सिर्फ 25 लाख रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है और 4,000 करोड़ का स्वयं के द्वारा उसके द्वारा घोटाला किया गया था। हमारे राज्य झारखंड को लूटने से इस देश के केंद्र सरकार भी वंचित नहीं है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा हमारे राज्य झारखंड से और भी कुछ राज्यों से जो कोयले घोटाले किए गए थे, उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त 1,86,000 करोड़ का घोटाला किया गया था। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त 1,86,000 करोड़ रुपए कितना हुआ करते थे। और आज के डेट में भी ये बहुत बड़ा रकम है। यदि आज के डेट में भी ये 1,86,000 करोड़ मिला दिया जाए तो देश के कई सारे समस्या को सुलझाया जा सकता है। यदि इस रकम से हमारे झारखंड का समस्या के बारे में बात करूं तो बहुत सारे समस्या सुलझ सकती है। हमारे झारखंड का जो सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, तो बेरोजगारी को सुलझाने के लिए हम बहुत सारा काम कर सकते हैं यहाँ के युवा के लिए इस रकम से। ऐसे और भी बहुत सारे रीजन है जिस वजह से हमारा झारखंड आज भी गरीब है, जैसे कास्ट पॉलिटिक्स। यहाँ के किसानों के पास एग्रीकल्चर करने के लिए पैसा ना होना, क्योंकि पैसा ही नहीं होगी तो वो एग्रीकल्चर कैसे होंगे। क्योंकि हमारे राज्य के जो किसान हुआ करते थे उस वक्त परंपरागत खेती करना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्च नहीं आती थी। और जब हमारे किसान के पास पैसा नहीं होगा तो वो किसानी कैसे करेंगे, खेती कैसे करेंगे, क्योंकि आज के डेट में खाद के लिए, बीज के लिए बहुत पैसा लग रही है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे यहाँ के जनता को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे राज्य में बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस तो हैं परंतु अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे राज्य का हेल्थ भी इतना ख़राब है, यहाँ का 40% बच्चा भी कुपोषण का शिकार है और उसमें से 9% बच्चा सबसे अधिक कुपोषण का शिकार है, जिसे जल्द से जल्द उपचार की आवश्यकता है। इसमें और भी बहुत सारे कारण हैं जिसे मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होते जा रही है, इसलिए मैं अब अगले दिन आपको बताऊंगा